यहाँ पर पढ़ते हैं कक्षा 8 का चतुर्भुजों को समझना, जो है चैप्टर 3। इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा कर्व के बारे में जान लेते हैं कि कर्व क्या होता है। जो कर्व होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम यहाँ पर आपको लिखकर बता देते हैं कि कर्व क्या होता है। तो कर्व यानी कि जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम CURVE। कर्व की जब हम परिभाषा देखते हैं तो कर्व क्या होता है, यानी कि बिना पेंसिल उठाए जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। बिना पेंसिल को उठाए कोई भी जो ड्राइंग बनाई जाती है वो कर्व कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में, समझ लीजिए, हिंदी में बोल देते हैं हम कि एनी ड्राइंग डन विदाउट लिफ्टिंग, LIFTING, लिफ्टिंग, any drawing done without lifting the pencil may be called कर्व। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई भी ड्राइंग जो बिना पेंसिल उठाए बनाई गई हो वो क्या कहलाती है, कर्व यानी कि ड्राइंग कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये कोई ड्राइंग है तो ये क्या है, ये हमारी कर्व कहलाएगी। इट इज ए कर्व। ये क्या है, कर्व है, यानी कि वक्र है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्व होते हैं वो सिंपल कर्व क्या होता है, यानी साधारण वक्र। साधारण वक्र वह होता है जो अपने पथ को नहीं काटता है, यानी कि जो अपने पथ को नहीं काटता है वो साधारण वक्र कहलाता है। ए सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल कर्व की परिभाषा, हिंदी में ही लिख देते हैं। चलो हम लिखेंगे यहाँ पर साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र वह वक्र या कर्व, वह वक्र जो अपने पथ को क्या नहीं करता हो, क्रॉस, जो अपने पथ को क्रॉस नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं, साधारण वक्र कहते हैं। नहीं करता हो वह साधारण वक्र कहलाता है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि वह नहीं करता हो, वह वक्र जो अपने पथ को क्रॉस नहीं करता हो साधारण वक्र कहलाता है। साधारण वक्र यानी कि सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, साधारण वक्र कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन है सिंपल कर्व की, यानी कि सिंपल कर्व क्या होता है, वह वक्र जो अपने पथ को क्रॉस नहीं करता हो साधारण वक्र कहलाता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो वक्र हमारे चैप्टर में इंट्रोडक्शन के रूप में दे रखे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उन्हें हम यहाँ पर बना देते हैं। जैसे उसमें दे रखा है कि 1 नंबर पर जब हम यहाँ पर 1 नंबर डालते हैं तो 1 नंबर पर हमारा वक्र दिया हुआ है कुछ इस तरह का, दूसरे नंबर पर है इस तरह का, तीसरे पर हमारा है इस तरह का है, और चौथे नंबर पर हो जाएगा हमारा, चौथे नंबर पर इस तरह का हमारा कोई वक्र हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम आपको बता देते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये कोई वक्र है। 4 वक्र दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा वक्र है वो किस प्रकार का है। तो एक साधारण वक्र होता है और साधारण वक्र में भी यानी जो सिंपल कर्व होता है उसमें भी एक सिंपल यानी कि एक तो खुला हुआ वक्र होता है और एक बंद वक्र होता है। यानी कि एक तो ओपन कर्व होता है सिंपल के अंदर, ओपन सिंपल कर्व, क्लोज सिंपल कर्व,
यानी सिंपल कर्व के अंदर भी दो प्रकार के कर्व होते हैं, एक तो ओपन जैसे ये है, और एक जो क्लोज होगा तो ये यहाँ पर आएगा तो वो क्लोज हो जाएगा, उसे क्लोज कर्व कहेंगे। और कैसा कहेंगे, उसे कहेंगे सिंपल। और दूसरे जो होते हैं, एक बंद होता है और उसे क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार का है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अपने आप को नहीं काट रहा है, तो ये हो जाएगा सरल वक्र है हमारा, जो कैसा है, खुला हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह सरल वक्र है, यह सरल वक्र है जो बंद नहीं है। बंद नहीं है तो कैसा है, खुला है, बंद नहीं है। हम लिखेंगे इट इज ए सिंपल कर्व दैट डज नॉट क्लोज, जो कि क्या है, बंद नहीं है। इट इज नॉट क्लोज कैसा है, ओपन है। अब देखिए क्या है, कर्व है। हमने बताई आपको वक्र की परिभाषा कि एनी ड्राइंग डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड कर्व। तो ये वक्र तो है लेकिन कैसा है, ये साधारण वक्र नहीं है, गैर साधारण वक्र है, क्योंकि ये अपने आप को काट रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि यह सरल वक्र नहीं है, सरल वक्र नहीं है। कौन सा वक्र नहीं है, सरल वक्र नहीं है, यह गैर सरल वक्र है। इसे देखिए ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक सिंपल कर्व है और ये सिंपल कर्व है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक साधारण वक्र है। लिखेंगे यह साधारण, और कैसा वक्र है, बंद, यह साधारण बंद वक्र है। साधारण तो है लेकिन साधारण में भी कैसा वक्र है, ये बंद वक्र है। यानी कि ये जो है वो साधारण वक्र है क्योंकि अपने आप को नहीं काट रहा है, लेकिन कैसा है, बंद वक्र है। ये भी साधारण था लेकिन ये कैसा है, खुला हुआ है, मतलब बंद नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये अपने आप को काट रहा है, इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। वक्र तो है ये, क्योंकि वक्र तो कोई भी वो ड्राइंग हो सकती है जिसको कैसे भी बना दो, लेकिन यहाँ बात हो रही है वक्र तो है लेकिन कैसा है, गैर साधारण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह वक्र है जो सरल नहीं है, सरल वक्र नहीं है। यह वक्र है पर कैसा है, सरल नहीं है। तो इनको कंप्लीटली देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि कर्व क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्व। कर्व की जो परिभाषा है वो क्या है, तो एनी ड्राइंग डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड कर्व। यानी बिना पेंसिल को उठाए कोई भी ड्राइंग यदि बनाई जाती है तो वो हमारी कर्व कहलाती है। अब हम देखते हैं कि साधारण कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व। तो जो कर्व अपने पथ को यानी रास्ते को नहीं काटता उसे सिंपल कर्व कहते हैं, और जो अपने पथ को काटता हो उसे नॉन सिंपल कर्व कहते हैं। और जो सिंपल कर्व होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण खुला वक्र और साधारण बंद वक्र। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चारों दिए हुए हैं हमारे आकृतियां, ये और इधर हमें बताना है कि ये किस प्रकार के हैं। तो ये हमारा कैसा है, सरल वक्र है जो बंद नहीं है। ये सरल वक्र ही नहीं है, कैसा वक्र है, सरल वक्र नहीं है, गैर साधारण वक्र है। यह साधारण बंद वक्र है, और यह वक्र जो सरल नहीं है, बंद वक्र है। यह वक्र है जो सरल नहीं है लेकिन कैसा है, ये बंद है। यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि यह बंद वक्र है। कैसा वक्र है, बंद तो है, यह बंद वक्र है जो सरल नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि अपना जो बहुभुज क्या होता है, यानी कि सरल रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। या फिर हम दूसरी तरीका से कहें तो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज को पॉलीगॉन भी कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि विकर्ण क्या होते हैं। तो किसी बहुभुज या किसी ठोस के दो शीर्षों को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक सरल रेखाखंड प्राप्त होता है, और वह सरल रेखाखंड ही क्या कहलाता है, विकर्ण या डायगोनल कहलाता है।
इसके बाद हमने पढ़ा था कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। वह बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो उसे उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। एक पढ़ा था कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन यानी कि अवतल बहुभुज में क्या होता है कि कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि समबाहुभुज क्या होते हैं। वे बहुभुज या वे पॉलीगन जिनके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। और यानी कि रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं और कोण समान नहीं होते। इसके बाद हमने पढ़ा था कि खुला वक्र क्या होता है। वह वक्र जो अपने क्षेत्र को अंदर नहीं घेरता हो खुला वक्र कहलाता है। और वह वक्र जो अपने चित्र को अंदर घेर लेता हो चारों तरफ से तो वह बंद वक्र कहलाता है। साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र अपने पथ को कहीं पर नहीं काटता है, जबकि गैर साधारण वक्र अपने पथ को कहीं पर काट देता है। जैसे ये दोनों गैर साधारण वक्र हैं और ये साधारण वक्र हैं। है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, यानी कि एक जो क्वाड्रिलेटरल ये होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसमें कितने डायगोनल होते हैं। और जो एक हेक्सागोनल होता है उसमें कितने डायगोनल होते हैं। और एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं। हिंदी में हम बात करें तो एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, समषड्भुज में कितने विकर्ण होंगे और एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक उत्तल चतुर्भुज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह का। ये हमारा कोई क्या है, चतुर्भुज है। ये हमारा चतुर्भुज है जिसे हम नाम दे देते हैं ABCD। अब जब हम इसमें देखते हैं कि विकर्ण की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही विकर्ण होंगे, यानी दो इसमें क्या होंगे, इसमें सिर्फ दो ही डायगोनल होंगे। इसमें कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण इसमें दो होंगे। और जो होंगे अपने AC व BD, दो विकर्ण हैं जिनके नाम है AC व BD। एक उत्तल जो चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है कि एक उत्तल चतुर्भुज में, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है जिसके सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हो उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं डायगोनल होते हैं वो दो होते हैं, एक तो AC हो जाएगा और एक BD हो जाएगा। बाकी इसमें कहीं विकर्ण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं एक समषड्भुज की यानी हेक्सागोनल की। अब हम यहाँ पर एक हेक्सागोनल आपको ये बना देते हैं। ये हेक्सागोनल है यहाँ पर और इधर से इस प्रकार हो जाएगा और इसे नाम दे देते हैं ABCDE और F। इस प्रकार से हमने इस हेक्सागोनल को नाम दिया है ABCDEF। षड यानी कि छह भुजाएं हैं इसमें और इंग्लिश में हम कहेंगे इसे हेक्सागोनल। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि एक हेक्सागोनल में कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण। तो इसमें कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण क्या होता है, मतलब किसी ठोस या बहुभुज के दो शीर्षों को आपस में जोड़ने से जो रेखाखंड या रेखा हमें प्राप्त होती है वही हमारा विकर्ण या डायगोनल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों शीर्षों को मिला रहा है और ये इन दोनों शीर्षों को मिला रहा है तो ये विकर्ण हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम B से मिलाते हैं तो B से हम किसको, F को सीधा सीधा यहाँ पर मिला देंगे। एक तो ये हो गया। इसके बाद B को किससे मिला देंगे, B को यहाँ पर E से मिला देंगे और B को किससे मिलाएंगे, D से। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर तीन प्राप्त हुए हैं। हमारे यहाँ पर तीन क्या प्राप्त हुए हैं, इसे हम यहाँ पर इधर लिख देंगे। हमारे यहाँ पर तीन प्राप्त हुए हैं। जो डायगोनल तीन है वो कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा प्राप्त हुआ है BF। इसके बाद ये देखिए B से F तक BF हो जाएगा, B से E तक BE हो जाएगा, हमारा BE हो गया है और B से D तक BD हो गया। ये हमारे तीन डायगोनल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए C बिंदु से, C से जब हम देखते हैं तो हम C को F से मिला देंगे। C को हमने किससे मिला दिया, F से। ये देखिए C F से मिल चुका है तो यहाँ पर CF हो जाएगा एक डायगोनल। दूसरा हम C को किससे मिलाएंगे, E से मिला देंगे। जब हम C को किससे मिलाएंगे, E से मिलाएंगे तो हमारा C हो जाएगा। इससे पहले हम C को किससे मिला देते हैं, A से। तो जब हम C को A से मिलाते हैं तो हमारा CA यहाँ पर डायगोनल प्राप्त होता है।
ध्यान से देखिए। और जब हम सी को ई से मिलाते हैं तो हमारा सी ई डायगोनल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारे 3 और 3 6 डायगोनल तो प्राप्त हो चुके हैं। इसका आंसर है 2, क्योंकि एक जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायगोनल होंगे। और इसमें देखते हैं कितने आते हैं और आपको इसी पैटर्न के अनुसार मिलाना है। तो देखिए 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद जब हम डी वाले पॉइंट पे आते हैं तो डी को हम किससे मिलाएंगे, सबसे पहले डी को मिलाएंगे हम ए से। तो डी को जब हम ए से इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये हो जाता है अपन का डी ए। तो एक हेक्सागोनल हो जाता है डी ए। दूसरा हो जाएगा एफ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डी एफ। आपको ध्यान से देखना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको सीख जाए, नहीं तो आपको पैटर्न के अनुसार इन्हें मिलाना है। देखिए अब डी ए और डी एफ, यानी कि डी ए और डी एफ, और जो डी बी है या फिर बी डी है उसे हम पहले गिन चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं गिनेंगे, यहाँ पर केवल 2 ही गिने जाएंगे। अब देखिए 3 और 3 6 2 8 हमारे हो चुके हैं और हमको सभी जगह पर 3 बार मिलाना है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो हम इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे और हमें एक और प्राप्त हो जाएगा जिसका नाम होगा ई ए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें ये टोटल कितने प्राप्त हुए हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, यानी टोटल 9 विकर्ण हमें प्राप्त हुए हैं और 9 ही इसका आंसर होगा। जब हमसे पूछा जाएगा कि एक हेक्सागोनल में कितने डायगोनल होते हैं तो हम इजीली बता देंगे कि एक हेक्सागोनल में 9 विकर्ण होते हैं। सबसे पहले हम बी वाले पॉइंट से मिलाएंगे 3 बार, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अब बी को ए से नहीं मिला सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है। एफ से, सी से और किससे मिलाया है हमने, डी से। सी से भी नहीं मिला सकते यहाँ पर क्योंकि सी से तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है, हमने 3 से मिलाया है। इसी प्रकार ये हर कोई 3 से मिलके और ये कितने हो जाएंगे, 9 विकर्ण हो जाएंगे। 2 बार नहीं गिनेंगे, सिर्फ एक बार गिनेंगे। एक बार गिनने पर हमारे 9 डायगोनल प्राप्त हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, जो ए बी जो सी था वो था कि त्रिभुज में कितने डायगोनल होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक त्रिभुज जब हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरह का, तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। एबीसी नाम का ये कोई त्रिभुज है। अब हम देखते हैं कि जब ए को किससे मिलाएं, हम कोई बच्चा ही नहीं, ए को सी से मिलाएं ऑलरेडी मिला हुआ है, ए को बी से मिलाएं मिला हुआ है। यहाँ पर नहीं मिला सकते क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा 2 शीर्षों को जोड़ते हैं। अब ये दोनों शीर्ष एक ही भुजा पर नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे, विकर्णों की संख्या इसमें हो जाएगी त्रिभुज में 0, यानी इसमें एक भी विकर्ण नहीं होगा, इसमें 9 विकर्ण होंगे और इसमें हमारे ए बी और ए सी और बी डी 2 विकर्ण प्राप्त होंगे। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन 2 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अब हम चलते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज इसी का है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर बुक, जब 8th क्लास की बुक को हम देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के, देखिए उत्तल चतुर्भुज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों, यानी कि एंगल, कोण को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, और ज्यादा कोणों को यानी एक से अधिक कोण को एंगल्स कहते हैं। तो एक चतुर्भुज के कोणों के मापों, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, यानी कि सारे उसमें जितने कोण हैं उनका योगफल क्या है ये हमसे पूछा गया है। यदि पूछा गया है कि यदि चतुर्भुज, जो हमारा चतुर्भुज है वो क्या ना हो, यदि हमारा चतुर्भुज उत्तल न हो तो, यदि हमारा चतुर्भुज कैसा ना हो, उत्तल न हो तो,
यदि हमारा चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? क्या यह गुण, कौन सा गुण, कि चारों कोणों का योग कितना आएगा, क्या यह गुण लागू होगा? अब देखिए इसको हम बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि एक जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑल एंगल्स का जो सम है वो क्या है, और यदि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स न है तो क्या यह प्रॉपर्टी लागू होगी? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम उत्तल चतुर्भुज बनाएंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पर एक उत्तल चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल चतुर्भुज है। अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लागू करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइंगल वाली जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसको हम इसमें लागू करते हैं, या कि हम इन्हें दो त्रिभुजों में विभक्त कर लेते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो हमारे इसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं, दो ट्राइंगल बी डी सी और बी डी सी, ये त्रिभुज अलग हो गया है, ए बी डी ये त्रिभुज अलग हो गया, यानी चतुर्भुज को एक लाइन ड्रॉ करके हमने दो त्रिभुजों में बांट लिया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए इस वाले कोण को अब हम नाम दे देते हैं, इस वाले कोण को 1 और इस वाले को 2, इस वाले को 3, 4, 5 और 6, मतलब हमने सभी कोणों को नाम दे दिए हैं कि इसका नाम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखिए कि ये जो ट्राइंगल है इसमें 4, 5 और 3 इन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी यानी कोण ए बी सी डी इनकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 360 डिग्री के बराबर होगी। तो हम इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2 और 3 को हमने क्या लिखा है? डी। तो ये डी यहाँ पर आ गया क्योंकि जो 2 और 3 कोण है वही तो डी कोण है पूरा। 2 और 3 कोण से मिलकर डी बना है और बी बना है 6 और 5 नंबर के कोण से मिलकर। इस प्रकार जब इसके जो कोणों का योगफल है वो 180 है और इसका भी 180 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 180 हो जाएंगे पूरे, ये भी 180 हो जाएंगे और 180 कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब देखिए कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो कैसा हो? अवतल हो, यानी कॉनकेव यदि क्वाड्रिलेटरल हो तो क्या उसके भी कोणों का योग 360 डिग्री होगा? तो देखिए यहाँ भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपको बताते हैं कि क्या जब चतुर्भुज कैसा हो? अवतल हो, यानी कि जिसके किसी एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम अवतल चतुर्भुज यानी कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम बनाते हैं आपको एक इस प्रकार का ये कोई चतुर्भुज है। ये एक चतुर्भुज है जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, वही इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसमें हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इधर से हम नाम देते हैं, एक कोण हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे का, ये पांचवें का, इस कोण को नाम देंगे छठे। यानी इसके अंदर जो कोण बने हुए हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5 और 6। अब देखिए एक ट्राइंगल है हमारा ए बी डी, इसमें दो त्रिभुज हमारे बन चुके हैं। एक त्रिभुज यहां से हो जाएगा ये ए बी डी और एक हो जाएगा बी सी और डी, यानी बी सी डी, दो त्रिभुज बन चुके हैं।
अब देखिए हम देखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार उस वाले में देखेंगे तो कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होता है। जब हम देखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा 360 डिग्री होगा। अतः हम इजीली कह सकते हैं कि चतुर्भुज कैसा भी हो, उत्तल चतुर्भुज हो या अवतल चतुर्भुज हो, उसके अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग हमेशा कैसा रहेगा 360 डिग्री ही रहेगा। तो इसका हमें अच्छी तरह से आंसर यहाँ पर मिल चुका है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल भी 360 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो हमने लगाई है यहाँ पर। और जो अवतल चतुर्भुज होता है यानी कि जब यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो कैसा हो अवतल हो, तो उसमें भी जो चारों कोणों का योग अंतःकोणों चारों का योग कितना होगा 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपने ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिए हैं, ये वाला दूसरा और तीसरा। ये एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन है जो कक्षा 8 का है, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुजों को समझना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।